बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेशन नंबर 8 है और इस सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तमाम बेसिक्स कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की निस्बत एक्सेल कैसे मुख्तलिफ है, इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सेल को समझने के लिए जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है वो ये होती है कि आपको देखें यहाँ पर एक्सेल में बिल्कुल जहाँ पर आपका वर्क एरिया, ये आपका वर्क एरिया है और वर्क एरिया के टॉप साइड पे आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ए बी सी, ये इनकी लेबलिंग है। तो ये आपके पास ए कॉलम है, ये आपके पास बी सी डी। तो इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह अगर आप रोज़ की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़, तो ये नंबरिंग के फॉर्मेट में दिए गए हैं 1 2 3 4। तो इनको हम रोज़ बोलते हैं और जो वर्टिकल पोजीशंस हमारे पास मौजूद हैं इनको हम कॉलम्स के नाम से याद रखते हैं। ओके, तो ये तो हो गए हमारे पास कॉलम्स और ये हो गए रोज़। और ये जो इंडिविजुअल ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये एक सेल है, इसको एक सेल बोलते हैं। तो एक शीट के ऊपर हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में सेल हो सकते हैं। तो आप किसी भी जगह पर जब अपना फोकस रखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बात करते थे कर्सर की, कि जिस टूल से हम लिखते थे, तो यहाँ पर मैं जब पॉइंटर लेके जाऊँगा किसी भी सेल के ऊपर तो मैं बोलूँगा कि मेरा फोकस इस वक्त G2 पर है। तो G का मतलब है कि आप इस वक्त कॉलम नंबर G में हैं और 2 का मतलब है कि आप सेकंड रो में मौजूद हैं। तो ये G और ये 2 दोनों मिलके आपके इस सेल का रेफरेंस बनाते हैं। तो ये G2 आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, ये नेम बॉक्स के अंदर, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। तो अगर मैं अपना फोकस चेंज करता हूँ, मसलन फ़र्ज़ करें मेरा फोकस इस वक्त यहाँ पर है, तो ये देखें कॉलम आपका डी एंड रो आपकी 5th। तो इसको हम कह सकते हैं D5। ये ऐसे ही है जैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंटर होते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपकी G7 पर पोजीशन पर सीट है। तो G7 का मतलब ये होता है कि आप G कॉलम पर जाएंगे, ये G कॉलम, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि आप G7 सीट पर बैठेंगे। तो ये इसी तरह से एक्सेल के अंदर आपकी सीट एलोकेशन की जाती है। तो आपके सेल्स जो हैं वो एक तरतीब के साथ अपनी अपनी पोजीशन पर पड़े हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंसेस, कि ये आपका E6, ये देखें यहाँ पर आपको ये टूल नज़र आ रहा है इसका नेम बॉक्स के अंदर E6 के नाम से। तो E का मतलब है कि आपका ये वाला कॉलम है और 6 का मतलब है आपकी 6th रो है। तो ये तो होगी आपकी लोकेशन। अब इस लोकेशन के ऊपर इस सेल के अंदर आप जो भी चीज़ एंटर करते हैं, जो लिखते हैं, मसलन मैंने यहाँ पर लिखा 50, तो ये जो मैंने 50 लिखा ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर E6 आपकी सीट होगी और जो पर्सन उस सीट के ऊपर बैठेगा वो वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब जो E6 सीट है ये वाली सीट चेंज नहीं होगी, लेकिन इसके ऊपर पड़ी वैल्यू चेंज हो सकती है। सेम उसी तरह अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपकी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है आपका, तो E6 सीट पर फ़र्ज़ करें मॉर्निंग सेशन में आप बैठे हुए हैं, तो यकीनन इवनिंग सेशन में कोई और पर्सन बैठा होगा। तो जो बैठने वाला पर्सन है वो चेंज हो सकता है, लेकिन वो जो E6 की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। तो एक्सेल के अंदर भी यही उसूल आपको याद रखना होता है कि आपका ये जो E6 है ये हमेशा यहीं पर रहेगा, लेकिन इसके अंदर एंटर की जाने वाली वैल्यू, अभी जैसे मैंने डिलीट कर दी तो अब मैं यहाँ पर 100 भी एंटर कर सकता हूँ। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर 50 था, थोड़ी देर बाद यहाँ पर 100 हो गया, लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो अभी भी E6 है। तो ये चीज़ एक्सेल के अंदर आपको याद रखनी है कि आपका रेफरेंस हमेशा सेम रहेगा, लेकिन आपका
वैल्यू बदलती रहती है। ओके जी, तो अब हम देखते हैं सिंपल ये वाले फॉर्मेट टूल हमने पहले से भी देखे हुए हैं। तो आप लाइक फ़र्ज़ करें यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस नंबर, ठीक है जी। तो ये आपने एक डेटा शीट तैयार की। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यकीनन आप यहाँ से फॉर्मेट फ़ॉन्ट टूल में से इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। और मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें लिखता हूँ कैम्ब्रिया, ठीक है। तो ये मैंने फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। अब इसका साइज़ मुझे चाहिए 12, ठीक है। तो अगर आप अपने सेल को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली जहाँ पर आपके कॉलम्स के नेम पड़े हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर सिंपली आप उनको ड्रैग कर सकते हैं। जिस सेल की लोकेशन आपको जितनी उसकी विड्थ रखनी है आप उसकी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे आप ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं। तो ये हम मैनुअल कर रहे हैं अभी। तो ये देखें जी, हमने अपने सेल्स को अपने लिहाज से पोजीशन एलोकेट कर दी। तो ये आपके सेल्स फॉर्मेट हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप इन जो आपकी हेडर रो है इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो सिमिलर आप उसी तरह बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ भी वही काम करती हैं सेम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने सीखी थी। ओके, अगर आप अपने टेबल को आउटलाइन देना चाहते हैं, ये देखें बॉटम बॉर्डर का मतलब है कि सिर्फ नीचे वाली लाइन पे बॉर्डर लगेगा। टॉप बॉर्डर का मतलब है ऊपर वाली लाइन पर। लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट साइड पर बॉर्डर लगेगा। राइट साइड का मतलब है राइट साइड पे बॉर्डर लगेगा। लेकिन अगर आप ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो तमाम बॉर्डर्स एक ही वक्त में अप्लाई हो जाएंगी। तो ये देखें आपके तमाम बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। अगर आप इनके बॉर्डर्स रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें तो आपका बॉर्डर अगेन नॉर्मल स्टेट पे चला गया। ओके, तो इसके बाद अगर आप अपनी फॉर्मेट टेबल के अंदर कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिमिलर ये वर्ड के अंदर हमने टूल यूज़ किया हुआ है। ये देखें आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये फ़ॉन्ट का कलर अभी ब्लैक है तो आप इसको रेड भी कर सकते हैं यूँ, ठीक है। और सिमिलर अगर आप अपने फ़ॉन्ट्स का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके ऊपर शॉर्टकट की यहाँ पर काम नहीं करेंगी। यहाँ पर आपको सिंपली इन्हीं फ़ॉन्ट्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना होगा इंक्रीज़ साइज़ करने के लिए या डिक्रीज़ साइज़ करने के लिए। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप यहाँ पर शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर लेते थे। ओके, तो ये सेम वही टूल्स हैं, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। तो ये सारी चीज़ें आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखी हुई हैं। सो हम आज कुछ नई चीज़ें देखना शुरू करते हैं। जैसे कि ये आपको एक डायरेक्शंस के लिए टूल दिया गया है कि मसलन आप अपने सेल के अंदर मसलन फ़र्ज़ करें ये नेम जो लिखा हुआ है इसकी डायरेक्शन हम चेंज करना चाहते हैं यूँ डाउनवर्ड साइड पे आप करना चाहते हैं यूँ, ठीक है। या आप वर्टिकल टेक्स्ट पोजीशन चेंज करना चाहते हैं इसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप इसकी टेक्स्ट की यहाँ पर पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ये आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर लेते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करने के लिए आपके पास टेबल होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये टूल इसलिए डायरेक्टली मौजूद है बिकॉज़ यहाँ पर आपका पूरा एक्सेल एक टेबल की शक्ल में मौजूद है। तो इसलिए इसके मैक्सिमम टूल्स सिमिलर वही होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल के अंदर इस्तेमाल करते थे। ओके, इसके बाद ये टूल भी हमने चेक किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो अगर आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो लेफ़्ट टू राइट का मतलब है कि अगर आप इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं, और राइट टू लेफ़्ट का मतलब है अगर आप उर्दू यूज़ करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ तक तकरीबन टूल्स वही थे जिनसे हम ऑलरेडी फ़मिलियर थे। तो मैंने जस्ट उनको रिवाइज़ किया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो अभी हम चलते हैं न्यूज़ हमारे टूल्स की तरफ। जैसा कि आपके सामने एक टूल नज़र आ रहा होगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखें फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरे पास कोई एड्रेस
लाइक मैं इसको फिल करता हूँ। सीरियल नंबर 1, नेम है हमारे पास अहमद हसन, फादर नेम मोहम्मद हसन, एड्रेस के अंदर फ़र्ज़ करें हाउस नंबर 5 ABC कॉलोनी XYZ सिटी पंजाब पाकिस्तान। ये जनाब हमारा पूरा एड्रेस आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी हमारे एड्रेस के लिए हमने जो पोजीशन रख रही इतनी है, मतलब उसकी विड्थ जो है कॉलम की वो यहाँ तक है। मैं इसको बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको तमाम सेल्स सेपरेट सेपरेट नज़र आ जाएं। तो ये देखें, अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमारा फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, जिसको हम प्रेजेंट कर देते हैं 03XX XX XX XX। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है। तो अब आपका जो एड्रेस है वो आपके कॉलम की विड्थ से ज़्यादा मौजूद है, उसकी लेंथ ज़्यादा थी। तो देखें यहाँ पर आपको फार्मूला बार के अंदर पूरा एड्रेस नज़र आ भी रहा है। ये देखें, हाउस नंबर 5 ABC कॉलोनी, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ABC कॉलोनी तक नज़र आ रहा है। इससे आगे जितना भी एड्रेस ये वाला है वो हाइड हो चुका है। तो अब आप क्या करें, एक तो तरीका ये है कि हम अपने कॉस्ट को बढ़ा दें, अब इतना ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप अपने कॉलम की विड्थ को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दें, क्योंकि आपने अपने पेपर का साइज़ भी देखना होता है। और अगर आप इस तरह कॉलम का साइज़ एक्सटेंड कर देते हैं तो आपका डेटा पेपर के साइज़ से बाहर निकल सकता है। तो यकीनन मैं इसको कंट्रोल-Z की मदद से वापस उसी पोजीशन पे ले जाता हूँ। अब दूसरा हल इसका ये है कि हम इसको नीचे की तरफ बढ़ा लें, मतलब नीचे की तरफ डेटा एक्सटेंड हो जाए कि जितना डेटा यहाँ तक आ गया वो यहाँ तक, और अगला डेटा इससे नीचे शो हो जाए। तो आप क्या करें, जिस सेल को करना चाहते हैं चाहे उसको, या तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कमांड पे क्लिक कर दें। ये तो देखें, पहले हमारा डेटा एक लाइन के अंदर आपको नज़र आ रहा था, अब उसने क्या किया, जितनी लाइंस के अंदर डेटा इजीली फिट हो सकता है उसने उसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है कि आपके कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की बजाय आप अपने कॉलम की हाइट बढ़ा लेते हैं, आप नीचे की तरफ उसकी हाइट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये रैप टेक्स्ट टूल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इससे आगे हम एक दो सेल बना लेते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इन दो सेल्स के अंदर हमने जेंडर बताना है। तो जेंडर के लिए यकीनन आप कहते हैं कि जी इन दोनों सेल्स को मर्ज होना चाहिए, मतलब दो सेल मिलके एक सेल बनाएं। तो आप क्या करें, फ़र्ज़ करें ये हमने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है यूँ, इसको मैं कलर भी कर देता हूँ, रेड कलर भी कर दिया फ़ॉन्ट का। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बंदा मेल हो उसका हम यहाँ पर लिखें, जो फीमेल हो उसका यहाँ पर लिखें, लेकिन यकीनन टॉप पे जो आपका हेडर है वो तो सेम आना चाहिए ना। यहाँ दोनों को मर्ज करके एक सेल बन जाना चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, F1 सेल अलग है, G1 सेल अलग है, लेकिन हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, नीचे आपके दोनों सेल सेपरेट सेपरेट हैं, लेकिन ये F1 और G1 दोनों मिलके एक सेल बन चुका है F1। याद रखें, जब भी आप किसी सेल एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज करते हैं तो जो सबसे पहला सेल होता है उसका रेफरेंस पूरे सेल को मिल जाता है। मसलन यहाँ पर पहले सेल का रेफरेंस था F1, ये दूसरे का था G1। जब हमने इन दोनों को मर्ज किया तो जो F1 है अब वो इसका रेफरेंस बन गया है। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखें इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। तो अगर आपने ये फॉर्मेटिंग इसको देनी है तो आप इस सेल पे सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे जाएं और इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो ये देखें वो भी जेंडर में चेंज हो गया। अब उसको उसने वापस मर्ज ख़त्म कर दिया है, तो आप अगेन सेलेक्ट करके मर्ज कर दें। ये तो अब ये आपकी फॉर्मेटिंग हो गई। तो इसके बाद अनदर टूल हमारे पास है कि आप अपने सेल्स की फॉर्मेटिंग बता सकते हैं कि इन सेल्स के अंदर जो डेटा हम पुट कर रहे हैं वो क्या है। मसलन नॉर्मली आपका जो सेल का फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है। जनरल का मतलब होता है कि उसमें आप ABC भी लिख सकते हैं, उसके अंदर आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखें
जब भी आप किसी समय ABC लिखते हैं, लाइक टेक्स्ट लिखते हैं अल्फ़ाबेट की सूरत में, तो उसको लेफ्ट अलाइन किया जाता है। और अगर आप 1 2 3 लिखते हैं तो उसको राइट अलाइन ऑटोमेटिकली एक्सेल कर देता है, क्योंकि एक्सेल केस सेंसिटिव होता है। उसको आइडिया हो जाता है कि अभी आपके सेल के अंदर जो टेक्स्ट पड़ी हुई है वो अल्फ़ाबेट की सूरत में है या नंबरिंग या काउंटिंग की सूरत में है, क्योंकि एक्सेल की प्रोग्रामिंग इस लेवल पे मौजूद है कि उसको आइडिया हो जाता है कि अब मेरे पास काउंटिंग आ गई है, इस काउंटिंग के ऊपर कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन हो सकती है। चूंकि ABC के ऊपर कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं हो सकती, तो इसलिए उसको वो टेक्स्ट कंसीडर कर रहा होता है और उसको लेफ्ट अलाइन कर देता है। और जब आप नंबर फॉर्मेट के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं उसको वो राइट अलाइन कर देता है, और उसको आइडिया होता है कि इसके ऊपर मैं कोई फार्मूला अप्लाई करवा सकता हूँ। तो यकीनन इन चीज़ों को हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से आप अपने शीट के अंदर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस या फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं। लें जी, तो अब हम देखते हैं। तो ये था अभी तक हमारे पास जनरल फॉर्मेट, ये वाला। तो जनरल का मतलब है कि आप ABC भी लिख सकते हैं, आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपके पास कोई अमाउंट अमाउंट का एक सेल है। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि किसी बंदे की सैलरी, बल्कि हम इसका नाम चेंज कर देते हैं सैलरी। तो अगर आपने किसी की सैलरी ऐड करनी है तो यकीनन आप उसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। तो आप बताएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक आप उतने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उसको बताएंगे कि यहाँ पर मैंने नंबर एंटर करना है, क्योंकि सैलरी आपकी अल्फ़ाबेट्स के अंदर नहीं है, नंबर्स के अंदर है। तो आप यकीनन उसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। तो इन तमाम सेल्स को जितनों को हमने सेलेक्ट किया, इनका अब फॉर्मेट नंबर्स के अंदर चेंज हो चुका है। तो फ़र्ज़ करें इस बंदे की सैलरी है 80,000, ठीक है। तो देखें 80,000.00, तो उसको उसने नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर 80,000 एंटर करते तो ये देखें 80,000 सिंपली सिर्फ उसने 80,000 लिख दिया, उसके साथ कोई 0.00 डेसिमल नंबर नहीं लिखा। चूंकि ये जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट के अंदर कंप्यूटर को ये आइडिया होता है कि यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं। लेकिन जब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इन तमाम सेल्स को हमने क्या करना है, नंबर फॉर्मेट के ऊपर लेके जाना है, तो अब आप यहाँ पर जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो नंबर कंसीडर होगी। तो लाइक मैं एंटर करता हूँ 750, 860, 1000, 500, 400, 200, 2000, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल्स के अंदर पॉइंट ऐड होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप अपने डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास इजी मेथड मौजूद है कि आप डेसिमल को इंक्रीज़ कर लें या डिक्रीज़ कर लें। तो फ़र्ज़ करें ये अशारिया वाले ज़ीरोज़ आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो इन बटन्स की मदद से आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, तो ये आपने रिमूव कर लिया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अनदर कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पर कोई करेंसी यूज़ करनी है। तो करेंसी के लिए नॉर्मली यहाँ पर अगर हम कोई करेंसी एंटर करते हैं 800, तो देखें उसके साथ डॉलर साइन आ गया। तो ये स्टैंडर्ड है, जब भी आप करेंसी यूज़ करते हैं तो उसके साथ डॉलर का साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर आप डॉलर साइन की जगह पर आप पाकिस्तानी करेंसी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगेन वापस जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे चले जाएंगे यहाँ पर, ताकि हम अपने पाकिस्तानी करेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं डॉलर की जगह पर। तो आप यहाँ पर जाएं मोर नंबर फॉर्मेट्स पर। तो ये देखें यहाँ पर सिंबल वो यूज़ कर रहा है डॉलर का। तो आप उसे कहें कि मुझे डॉलर नहीं चाहिए। ये देखें हर तरीके की करेंसी यहाँ पर मौजूद है, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको नीचे पोजीशन करता हूँ ताकि मुझे RS चाहिए पाकिस्तानी। देखें RS उर्दू पाकिस्तानी, तो आप इस पर सेलेक्ट करें और ओके क्लिक कर दें और इसको थोड़ा करें यूँ। तो अब देखें आप यहाँ पर जो भी नंबर एंटर करते हैं, लाइक मैं कहता हूँ 1000, तो जस्ट मैंने 1000 एंटर करना है, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली RS का सिंबल आ गया। अब मैं एंटर करूँगा 500, तो RS 500। आप कहते हैं 650, 800, 400, 200। तो इस तरह से आप अपने सेल्स के अंदर
करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं, मज़ीद सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रखें जितने सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उतने सेल्स के ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अकाउंटिंग भी सेम है, करेंसी की तरह ही। अकाउंटिंग के अंदर जस्ट आप रिप्रेजेंटेशन यही होगी, सिर्फ इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है शॉर्ट डेट। तो अगर आप कोई इन सेल्स के अंदर डेट एंटर करना चाहते हैं तो ये देखें, इसकी चौड़ाई बढ़ा देता हूँ। शॉर्ट डेट का मतलब है, लाइक मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 8-2, ठीक है। तो देखो शॉर्ट डेट का मतलब है 8/2/2023। आप कहते हैं 5-3, तो उसने एंटर कर दिया 5/3/2023। तो ये है शॉर्ट डेट के, सिर्फ आपको डेट नज़र आ रही है। इसी तरह आप कहते हैं 6-4, ठीक है। तो ये आप एंटर करते जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप सेल्स को सिलेक्ट करके लॉन्ग डेट पर क्लिक करते हैं, ये तो लॉन्ग डेट, अब आप उसी तरह लिखेंगे 8-2, ये लें। तो उसने क्या किया, दिन भी बता दी, साथ आपको मंथ का नाम और डेट प्लस ईयर, तो सारी चीज़ें उसने आपको लॉन्ग डेट फार्मूला के अंदर बता दी। मतलब आप सिर्फ महीना और डेट बता रहे हैं, बाकी वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको एक्सप्रेस कर रहा है। आप कहते हैं 5-3, ठीक है, आप कहते हैं 6-4, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग कर रहा है। उसके बाद आप मज़ीद सेल्स को सिलेक्ट करें और इससे आगे चलते हैं। हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप में से कोई बंदा अटेंडेंस मैनेज करना चाहता है, यकीनन आप कोई टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं 13:00:15, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 13 लिखा उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया पीएम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जब आप 12 बजे के बाद 13 यूज़ करते हैं तो 13 का मतलब होता है दोपहर के 1, 14 का मतलब होता है दोपहर के 2। तो आप जो स्टार्ट पे लिखेंगे वो घंटे कंसीडर होंगे, जो उसके बाद लिखेंगे वो मिनट कंसीडर होंगे, जो उसके बाद लिखेंगे वो सेकंड कंसीडर होंगे। और स्टार्टिंग में आवर्स की बेस पे वो डिसाइड करेगा कि आप एएम की बात कर रहे हैं या पीएम की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 6:30:15। तो देखें, 6 का मतलब है कि सुबह के 6, अगर शाम के 6 आपको लिखने हैं तो यकीनन आप 18 लिखेंगे, 18:30:15, तो 6:30:15 पीएम। तो पीएम का मतलब है रात का। तो ये आप अपनी टाइम स्टैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अगर आप फर्दर सेल्स को सिलेक्ट करें, परसेंटेज, अगर फ़र्ज़ करें आप कोई ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसके अंदर कोई परसेंटेज आ रही है, तो आप परसेंटेज का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। तो आप कहते हैं 15%, 20%, 25%, 30%, आप जस्ट फिगर एंटर करेंगे तो वो परसेंटेज खुद ब खुद मेंशन करता जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मज़ीद अगर आप आगे चलें, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के अंदर जैसे हम उर्दू में कहते हैं बटा के अंदर अगर आपने लिखना है 0.5, तो 0.5 को आपको पता है 1/2, आधा। 0.75 3/4, ठीक है। 1.5 एक सही 1/2। इसी तरह 1.25 एक सही 1/4। तो ये आपके आदाद को आप अशारिया आदाद में लिखते हैं और उस अशारिया आदाद को कन्वर्ट करता है इनटू फ्रैक्शन सिस्टम। तो ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। मसलन ये इसलिए भी दिया जाता है कि आप में से वो लोग जो जैसे एक प्लम्बर है, उस प्लम्बर को अगर आपने कोई साइज़ देना है, शीट देनी है, तो आप उसको अशारिया के अंदर जब बताएंगे ना तो उसको समझ नहीं आएगी, तो आपको उसको इस तरह डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको इसके अंदर आसानी भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर आप फर्दर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट, बल्कि इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन भी मौजूद है आपके पास। साइंटिफिक नोटेशन आप में से वो बच्चे जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो उनको आइडिया होगा। जो नंबर सिस्टम आपका काफ़ी बड़ा होता है, कोई वैल्यू बहुत लार्ज होती है, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से प्रेजेंट करते हैं। मसलन आपका फ़र्ज़ करें 35,350 लाख आपकी कोई वैल्यू है, यूँ। तो ये देखें, आप उसको इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं
कि 3.5 एक्सपोनेंट की पावर 9। एक्सपोनेंट की पावर का मतलब होता है 3.5 ज़रब 10 की पावर 9। तो ये वो फ्रैक्शन सिस्टम है जो फिजिक्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है, तो वो भी आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मोबाइल नंबर एंटर करना था यहाँ पर, तो देखें अगर मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है किसी का 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर उसका ज़ीरो स्टार्टिंग से रिमूव कर दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो उसको जब फाइनल करता है, जब उसको प्लेस करता है, तो उसका स्टार्टिंग ज़ीरो जो है उसको रिमूव कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप चाहते हैं कि मुझे ज़ीरो एंटर करना है, तो आप इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें कि तुम इसको टेक्स्ट कंसीडर करो। तो अगेन नंबर लिखें 0 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखें, तो अब ये आपका ज़ीरो रिमूव नहीं करेगा। इसको आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे लाहौर बोर्ड का कई बच्चों का रोल नंबर होता है 0 6 0 0 3 5 4 7 8, ठीक है। तो इस तरह जब आपका कोई रोल नंबर आता है, तो अगर आप 0 0 के साथ लिखना चाहते हैं तो आपको पहले उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये है हमारे पास नंबर फॉर्मेट। तो आपके पास तमाम फॉर्मेट्स मौजूद हैं एक्सेल के अंदर, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी तक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फॉर्मेटिंग हमने देखी कि किसी भी डेटा का कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करनी, फॉन्ट चेंज करना, ये सारी चीज़ें हम मैनुअल कर रहे थे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसा कि नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है, कंडीशनल शर्तिया, कि आप कोई शर्त लगाएंगे, आप कोई सिचुएशन बताएंगे कि जब ये हो तो ये वाली फॉर्मेटिंग कर दो। तो आज हम इसको देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर ये देखें, आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, हम इनको वन बाय वन चेक करते हैं। हाईलाइट सेल रूल के अंदर वो कहता है कि ग्रेटर देन, तो पहले आप अपना सेल्स सेलेक्ट करें कि यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक सेल्स पे ग्रेटर रूल अप्लाई करना है। तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएं, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएं, ग्रेटर देन। तो आप कहते हैं जी जब जब वैल्यू 90 से बड़ी आए, 90 से बड़ी वैल्यू आए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप क्या करो, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, के जो अंदर वाला डाटा है उसको उसकी जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कर दो, और जो उसके अंदर टेक्स्ट है उसको डार्क ग्रीन कर दो। तो क्या करें, फर्ज करें मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 50, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं एंटर करता हूँ 80, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं करता हूँ 95, तो देखें फॉर्मेटिंग हो गई ऑटोमेटिकली। उसने उसकी बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कर दी और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको डार्क ग्रीन कर दिया। अब आप कहते हैं 100, 1000, जो भी करें, अब उसको वो डार्क करेगा। अगर आप कहते हैं 85, उसको नहीं करेगा। आप कहते हैं 40, इसको नहीं करेगा। आप कहते हैं 101, उसको भी कर देगा। आप कहते हैं सिंपल 10, नहीं करेगा। तो इस तरह से एक टीचर जब किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करता है तो वो कंडीशन लगा सकता है कि जब भी 95 से ऊपर वाला बच्चा आए तो उसके कलर सेपरेट कर दो, और जब एक बच्चा 15 नंबरों से नीचे जाए तो उसका कलर रेड कर दो। तो उससे पेपर के अंदर डाटा देखना आसान हो जाएगा। तो अब देखें, हम इन सेल के ऊपर सेलेक्ट करके कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएं, हाईलाइट सेल। अब लेस देन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेस देन का मतलब है कि जी जब वैल्यू 15 से कम हो तो तुम क्या करो, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, अब देखें उसने स्टार्टिंग में ही तमाम को रेड कर दिया है। तमाम को रेड करने का मकसद ये है क्योंकि नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तमाम सेल्स जो आपको खाली नज़र आ रहे होते हैं, तो खाली सेल का मतलब होता है इसके अंदर ज़ीरो वैल्यू पड़ी है। तो जब हमने कंडीशन लगाई कि जिन सेल्स की वैल्यू 15 से नीचे है उनको रेड कर दो, तो ज़ीरो का मतलब है ये ऑलरेडी 15 से नीचे है, तो इसलिए इसको उसने रेड कर दिया। अब जब हम वैल्यू 15 से बड़ी एंटर करेंगे तो ये उसको वापस वाइट कर देगा। तो ये देखें, जो वैल्यू हमारी 15 से बड़ी होगी, तो जैसे ही मैंने एंटर किया वो वाइट हो गई। अब मैं एंटर करता हूँ 14, तो देखें वो रेड ही रहेगा। मैं एंटर करता हूँ 100, 95, 85, 40, 10,
5, 22, ठीक है। तो जो जो सेल 15 से छोटा होगा वो रेड मार्क कर दिया जाएगा, और जो सेल्स आपके 15 से बड़े होंगे वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है जी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, आप एक सेल के ऊपर भी मल्टीपल लगा सकते हैं। मसलन मैं इस जगह कहता हूँ, ये देखें, मैं इसके ऊपर मल्टीपल लगाऊंगा। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि यहीं पर आप ग्रेटर वाला लगा लें, यहीं पर आप लोअर वाला लगा लें। तो हाईलाइट सेल रूल पे जाएं, आप यहाँ पर कहते हैं जी ग्रेटर देन, जब जब बच्चे के 95 बड़े नंबर आए तो उसको कर दो ग्रीन फिल। उसके बाद हम कहते हैं इसी जगह पे, ये देखें सेल्स मैंने अब सिलेक्शन चेंज नहीं की, उन्हीं सेल्स के ऊपर वापस मैं गया फॉर्मेटिंग पे, मैंने कहा लेस देन करो। जब एक बच्चे के 33 नंबरों से नीचे जाए नंबर, चूंकि वो बच्चा फेल है, तो उसको आप रेड कर दो। इसी तरह इन्हीं सेल्स के ऊपर हम एक और कंडीशन लगाते हैं, बिटवीन। बिटवीन का मतलब है कि जब एक बच्चे के नंबर 50 से लेके 80 के दरमियान हो, 50 से 80 के दरमियान हो, तो उसको येलो फिल कर दो। ठीक है। तो अब देखें, हमारे पास फर्ज करें एक बच्चा आया जिसके नंबर है 86, वो वाइट हो गया क्योंकि हमने 80 तक कमांड लगाई है। दूसरा बच्चा आया, उसके नंबर 95। तीसरा बच्चा 96, देखिए हमने 95 से ग्रेटर पे लगाया था, तो इसलिए 90 उसमें शामिल नहीं होगा, 96 शामिल होगा। एक बच्चा आया जिसके नंबर है 100, फिर एक बच्चा आया जिसके नंबर है 12, फिर एक बच्चा आया जिसके नंबर है 55। तो देखें उसको येलो फिल कर दिया क्योंकि 50 से लेके 80 के दरमियान जो भी बच्चा आएगा उसके येलो फिलिंग हो जाएगी। फिर एक स्टूडेंट है 75 है, 85 है, 98 है, फिर 30 है, फिर आपके पास 67 है। ठीक है। तो इस तरह एक टीचर जब किसी क्लास के मार्क्स एंटर कर रहा होता है तो उसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर रहा होता है। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही इक्वल टू का मतलब होता है कि एग्जैक्टली जब ये नंबर आए, मसलन आप कहते हैं कि जी जब एक बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले तो तब उसका कलर ये हो जाना चाहिए, तो आप ये भी कमांड लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब ये टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब होता है कि जब पी यूज हो, पी का मतलब होता है प्रेजेंट, तो आप पूरा प्रेजेंट लिख सकते हैं। लाइक मैं कह सकता हूँ प्रेजेंट, जब प्रेजेंट आए तो उसको ग्रीन कर दो। अगेन जाएं, आप कहते हैं अगेन टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब है कि जब यहाँ पे एब्सेंट आए तो फिर रेड कर दो। तो ये देखें मैंने लिखा लीव, अब चूंकि लीव के ऊपर आपने कोई कमांड नहीं लगाई इसलिए उसको उसने नॉर्मल लिख दिया। अब मैंने लिखा एब्सेंट, मैंने लिखा प्रेजेंट, प्रेजेंट, लीव, एब्सेंट। तो जहां जहां प्रेजेंट आएगा उसको वो ग्रीन कर देगा, जहां जहां एब्सेंट आएगा उसको रेड कर देगा, और जो लीव होगा या कुछ भी और होगा उसको वाइट में रहने देगा। तो इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये भी ऑप्शंस आप देखिएगा। डुप्लीकेट ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि अगर आप जब भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू लिखेंगे तो उनको वो हाईलाइट कर देगा। मसलन इसको हम देखते हैं, डुप्लीकेट का बस आपने कलर बताना है कि जी कलर येलो हो जाना चाहिए। तो देखें आपने एक नाम लिखा अहमद, फिर लिखा हसन, फिर लिखा सरवर, और फिर आप लिखा अहमद। तो देखें दो नाम जब डुप्लीकेट हो गए तो दो कर दिया और आपको फौरन पता चल गया कि मैंने डुप्लीकेट एंट्री कर दी है, तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अ डेट अकरिंग का मतलब ये होता है कि जब वो स्पेसिफिक डेट आएगी, मसलन यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। तो देखिए मैं कहता हूँ टुमारो, तो टुमारो की डेट जब आए तो ग्रीन कलर हो जाए। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर डेट एंटर करता हूँ, आज डेट है 7 अप्रैल, तो कल टुमारो का मतलब है 8 अप्रैल। ठीक है। तो एक्सेल के अंदर जब भी आपने डेट लिखनी है तो महीना पहले लिखना होता है, डेट बाद में लिखनी होती है। तो अगर मैं लिखूंगा 7 अप्रैल तो मुझे लिखना होगा 4-7, तो ये देखिए 7 अप्रैल। अगर मुझे 8 अप्रैल लिखनी है तो मुझे लिखना होगा 4-8। ये देखिए जैसे ही मैंने 8 अप्रैल लिखा, कल की डेट लिखी, उसको इसने ग्रीन कर दिया। अगर आप लिखते हैं 4-9 वाइट, फिर मैंने लिखा 4-8 ग्रीन।
तो इस तरह से जब भी आपकी एक स्पेसिफिक डेट अकर होती है तो देन भी आपकी फॉर्मेटिंग चेंज होती है। तो इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मज़ीद टूल आप देख सकते हैं। टॉप बॉटम रोल, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर क्या होता है, टॉप 10 आइटम्स, मसलन आपने एक क्लास के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट देखना चाहते हैं। टॉप 10 मतलब है आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन एक क्लास के अंदर आप कहते हैं जी जो टॉप 3 स्टूडेंट है ना, तो मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 3 कर दिया, तो जो हाईएस्ट 3 बच्चे हैं उनको ग्रीन कर दो। तो ये देखें, सबसे पहला स्टूडेंट है, उसके नंबर हैं फ़र्ज़ करें 85, उसको उसने ग्रीन कर दिया। दूसरा बच्चा है, उसके नंबर है 45, उसको भी उसने ग्रीन कर दिया। तीसरा बच्चा है 65, तीनों ग्रीन हो गए। क्योंकि अभी तक 3 बच्चे हैं, तो हमें 3 ही टॉपर चाहिए, तो उसने कहा ये तीनों ही टॉपर हैं। लेकिन जैसे ही चौथा बच्चा आएगा वो डिसाइड करेगा कि चारों में से 3 कौन से टॉपर हैं। तो फ़र्ज़ करें जो चौथा बच्चा आया उसके नंबर हैं 95, तो उसने क्या किया, 45 वाले नंबर वाले बच्चे को बाहर निकाल दिया। अब फ़र्ज़ करें पांचवा बच्चा भी मौजूद है, तो जैसे ही आप उसके नंबर एंटर करें 67, तो 65 वाला बाहर निकल गया। अब आप कहते हैं जी एक बच्चा आ गया जिसके नंबर है 45, फिर एक बच्चा आया जिसके नंबर 100 आ गया, तो देखें 67 वाला भी बाहर निकल गया। तो इस तरह लिस्ट के अंदर आप जितने नंबर स्टूडेंट ऐड करते जाएंगे उनमें से सिर्फ आपको वो 3 टॉपर देगा। और अगर आप बॉटम साइड से टॉपर चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ जाना होगा, बॉटम 10 आइटम्स। ठीक है जी। तो इन ऑप्शंस को आप खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। एवरेज का मतलब ये होता है, ये परसेंटेजेस हैं। जिस तरह हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किया उसी तरह परसेंटेज के अंदर भी आप कर सकते हैं। और एवरेज के अंदर ये होता है कि जितने स्टूडेंट एवरेज से ज़्यादा होंगे, ऊपर होंगे, उनको लैदा कलर कर दो, जो एवरेज से कम होंगे उनका कलर मुख्तलिफ कर दो। इसी तरह अगर आप डेटा बार्स यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके पास कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं, इनके कलर्स आप मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है 100, उसने फुल फिल कर दिया। दूसरा मेरे पास वैल्यू है 60, ठीक है, फिर है 20, फिर है 40, 30, 85, 95, 100। तो ये आपकी परसेंटेज के मुताबिक, आपकी वैल्यू के मुताबिक कलर स्कीम को एक बार देता है, एक चार्ट देता है कि आप दूर से ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। इसी तरह आप इनके मुख्तलिफ कलर्स भी चेंज कर लीजिएगा, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ आइकन सेट्स आ जाते हैं। आइकन सेट्स के अंदर ये वाईफाई के सिग्नल्स की मद में भी आपको एक नज़र आ रहा होगा, फिर इस तरह से भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी सेम काम है वही वाला, लेकिन हम इसको यूज़ करके देखते हैं। मसलन अगर मैं ये वाला करूँ तो ये देखें, अगर आपकी वैल्यू है 10, तो अभी तक चूंकि 10 हाईएस्ट है। अगर आप कहते हैं 50, अब देखें 10 को उसने ज़ीरो कर दिया, 50 को उसने फुल कर दिया। अगर आप 100 कर, तो देखें 10 ज़ीरो, 50 आधा, 100 फुल। अगर आप मज़ीद बढ़ाते हैं, आप कहते हैं 20, 30, 50, 2 सेल हो गए, 65, 3 सेल्स हो गए, 75, 3 सेल, 80, 4 सेल। तो इस तरह से भी आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकें। तो ये तमाम आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आप इनको जब डेटा शीट तैयार करते हैं तो एक दफ़ा आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जब जब आप अपनी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, डेटा पुट कर रहे होते हैं, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रही होती हैं। तो इसी तरह आप ये क्वार्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 50 तक की वैल्यू है मैक्सिमम, 0 से लेके 50, तो मैं क्या करता हूँ, फ़र्ज़ करें 50 है, उसने फुल कर दिया, 40, 30, 20, 10, 0। ठीक है जी। तो देखें 0 खाली, 10 पे फर्स्ट क्वार्टर, 20 पे उसने तकरीबन हाफ, 30 पे तकरीबन 3/4, 40 पे तकरीबन फुल और 50 पे फुल। तो इस तरह से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बहुत ही खूबसूरत टैब है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फॉर्मेटिंग करता है। इसके बाद अगर आप अपने सेल्स को एक टेबल की फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉरी वर्ड में हमने परफॉर्म करके देखा था। तो ये कुछ डिज़ाइन आपके पास मौजूद हैं, आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं।
यूँ। तो ये देखें, आप इसका डिज़ाइन बदल सकते हैं, कोई सा भी जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो ये भी एक टेबल की फॉर्मेटिंग में आप तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको टेबल का फॉर्मेट देते हैं तो ये देखें, ये वही चीज़ें आ गई जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने परफॉर्म की हुई हैं कि आपको हेडर रो चाहिए, नहीं चाहिए, फर्स्ट कॉलम चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव करना, ठीक है। और स्लाइसिस, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने ये भी कमांड यूज़ की थी, वहाँ पर इसको हमने स्प्लिटर के तौर पे यूज़ किया था, स्प्लिट करने के लिए, सेल्स को आपस में स्प्लिट करना, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल टूल यहाँ पर भी मौजूद है। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, या आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, यूँ। ये देखें, आप इसकी रोज़ कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास अनदर टूल है सेल स्टाइल्स। अपने सेल्स को स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप कहते हैं कि ये मेरे पास तमाम हेडिंग्स हैं, ठीक, और ये मेरे पास इतने सेल्स जो हैं ये हेडिंग 3 हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने करके देखा था। तो हेडिंग 1 के अंदर आप जो लिखेंगे उसका ऑटोमेटिकली साइज़ वगैरह एडजस्ट होगा। तो हेडिंग 3 के अंदर आप जो लिखेंगे उसका साइज़ जो फॉर्मेटिंग में दिया गया उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। तो ये वही है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने स्टाइल्स को मॉडिफाई किया था, ठीक है जी। तो इन टूल्स को आप यूज़ करके प्रोफेशनली अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, जस्ट लाइक प्रीवियस टेबल्स पे जाऊँ, तो अगर फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट करना है एड्रेस और फादर नेम के दरमियान, तो मैं क्या करूँगा, डी को सिलेक्ट करूँगा। डी को सिलेक्ट करने के बाद ये इंसर्ट ऑप्शन पे जाऊँगा। तो मुझे अगर सेल चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये आपका एक पूरा कॉलम ऐड हो गया। तो अगर आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट ऐड हो जाता है। अगर आप रो सेलेक्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें मुझे इस रो और उस रो के दरमियान एक रो चाहिए, तो फिर आप इंसर्ट क्लिक करें। ये देखें, टॉप साइड पे आपको एक रो मिल गई। तो जब आप एक सेल सेलेक्ट करते हैं, सिंपल एक सेल सेलेक्ट कर लिया, अब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपका एक नया सेल ऐड हो गया। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, पूरी रो भी ऐड कर सकते हैं, या कोई एक कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है, अगर आप वो शॉर्टकट की देखना चाहते हैं तो सेल सेलेक्ट करें, उसके बाद इसके ऊपर आप कर्सर ले जाएं, या मैं आपको शॉर्ट की वैसे बता देता हूँ। डी को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस, ये शॉर्टकट की आपको नीचे नज़र आ रही होगी। तो जितनी दफ़ा प्लस ऐड करते जाएंगे उतने सेल्स ऐड हो जाएंगे। कंट्रोल Z करके मैं वापस जाता यूँ। अच्छा जी, अगर मुझे रोज़ ऐड करनी है, फिर भी रोज़ को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस क्लिक करें तो आपकी रो ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप पूरे कॉलम को करें, यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक कर दें, आपका ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से डिलीट नहीं करना चाहते, आप इसको कंट्रोल माइनस की मदद से डिलीट कर सकते हैं। इसके पास आ जाता है फॉर्मेटिंग। अब ये वो फॉर्मेट है जो मैंने स्टार्ट पे आपको कहा था कि आपकी आप चाहे विड्थ को अपनी मर्ज़ी से इसकी चौड़ाई बढ़ें या कम कर लें, या आप इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग ज़रा क्लियर कर दूं। तो यहाँ से आप ये क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मौजूद है आपके पास, तो आप कहते हैं क्लियर फॉर्मेट्स। तो जैसे ही मैंने क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक किया तो आपका तमाम डाटा नॉर्मल स्टेट में चला गया। तो अब फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई भी डेटा, इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर देते हैं, क्लियर, ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें हम इनका साइज़ जो है, नॉर्मली हमारे पास कॉल इस तरह थे जब हमने स्टार्ट किया था, यूँ यूँ, ठीक है, यूँ। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमारे कॉलम्स की चौड़ाई है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, तो आप अपने सेल्स को यूँ सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाएं, आप इसको कहें कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, के ऑटोमेटिकली फ़िट कर दो कॉलम की चौड़ाई। तो ये देखें, तो जैसे ही आपने फ़िट किया
तो उसने आपके कॉलम को, आपके सेल्स को ऑटोमेटिकली चौड़ाई दे दी। ठीक है, अब इसको आप आसानी से थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको रैप कमांड पे ले जाएं यूँ, तो ये देखें रैपिंग भी होगी। तो इस तरह से आप इसकी ऑटोमेटिकली चौड़ाई भी चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस कुछ टूल्स हमने उसके देखे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक ये आप सबको प्रैक्टिस करने चाहिए और आप सबको अपनी फील्ड के अंदर आने वाले वक्त में इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। इसके बाद ये सॉर्टिंग की कमांड होती है, जैसे ये हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने ये देखा हुआ है। तो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, भी छोटी वैल्यू टॉप पे आ जाएगी, लार्ज वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो आप इस तरह से सॉर्ट भी कर सकते हैं, तरतीब लगा सकते हैं। तो ये देखें, ओके, तो ये देखें 200, 400, 500, 650, 800, 800, 1000। तो इस तरह से ही उसने तरतीब लगा दी। तो जैसे ही उसने ये तरतीब लगाई, उसके साथ ही उसने ये पीछे वाले डाटा की भी तरतीब लगा दी। ठीक है जी। तो अगर आप किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जाएँ फाइंड पे। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमांड्स देखी हुई हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए हुए वो कोशिश करें कि रिकॉर्डेड सेशंस को हर सेशन को रिवाइज़ कर लें, ताकि आने वाले एडवांस सेशंस उनको समझ आ सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द सेशन।